अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक और 12 अक्टूबर है और हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो 12 अक्टूबर 1999 की बातें याद करते हैं। हमने बड़ी दफ़ा की, लेकिन आज मेरा ख़्याल है कि उस तफसील में इतनी गुफ्तगू हो चुकी है कि मेरा ख़्याल है कि एक नया सवाल उठाया जाए, और वो ये है कि 12 अक्टूबर से हमने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा, उसको छोड़ें। असल बात यह है कि 16 दिसंबर हमारी तारीख़ में अगर कोई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, यानी 14 अगस्त 1947 के बाद, वो है 16 दिसंबर 1971, जबकि हमारा मुल्क टूट गया। अच्छा, उसके बाद एक ये पिछले ये जो हमारे नई फ़ौज एक आई है, ज़ाहिर है कि जनरेशन नई है, मतलब है नौजवानों की, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जो बहुत छुपाया जाता है, हर तरह से कोशिश की जाती है रियासत की जानिब से, कोर्स में ना पढ़ाएं, कॉलेज में ना पढ़ाएं, बात ना होने दें, उतना ही ज़रूरी है आपके लिए कि आप जानने की कोशिश करें कि ये क्यों छुपाया जा रहा है। 16 दिसंबर 1971 को आखिर क्या हुआ था, यानी बुचर ऑफ बंगाल के नाम से पाकिस्तान का एक अफसर मशहूर हुआ था, वो कौन था, उसने क्या कहा था, क्यों उसने ये काम किया था। तो अच्छा, जब आपको वो समझ आएगी कि वो जो फ़ौज पाकिस्तान की, वो अपना काम छोड़ के दरअसल कर क्या रहे थे, वो सियासत कर रहे थे, वो खारजा पॉलिसी बना रहे थे, वो चीन और अमेरिका की दोस्ती करवा के, रिश्ते करवा के, वो जो मासी होती है ना बीच में अपना कमीशन लेने वाली, वो अपना इन मामलात में मसरूफ़ थे और जान छुड़ाना चाहते थे। वो उनके नज़दीक जो है वो इस पाकिस्तान को इतना इशू ही नहीं था, और जो मुकामी क़यादत थी वो उनके नज़दीक मतलब है वो जो कुछ भी था, बहरहाल उसका नतीजा ये हुआ कि 90,000 फ़ौजी, जिसको हम इस्लाम का किला दोबारा से उसी तरह कहते हैं ना, इस्लाम का किला, 90,000 फ़ौजी, यानी कि तालिबान अभी आपके सामने अमेरिका को इन्होंने यानी ये कोई बाकायदा फ़ौज नहीं है तालिबान की, गोरिल्ला वॉर करने वाले, ये अनट्रेंड से लोग, नंगे पैर, मामूली से कपड़े, मतलब है वो आप देखते हैं उनके फ़ाइटर क्या हैं। अच्छा, वो 90,000, मुझे शक है कि कभी 90,000 वो तादाद में रहे हैं। उन्होंने अमेरिका समेत तमाम लोगों की गोरिल्ला वॉर करके ऐसी तैसी फेर के रख दी, गो के वो टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये तालिबान ने किया। तो मामला ये है कि हमारे 90,000 लेकिन लोगों ने वो लड़े नहीं, उन्होंने मतलब हथियार डाल दिए। अच्छा, क्योंकि वो जो ऊपर लीडरशिप है वो तो पॉलिटिक्स कर रही है, यानी उनके पास कहाँ, अच्छा इंडियन फ़ौज थी, वहाँ ज़ाहिर है कि वो चूँकि अपने प्रोफेशनल काम कर रहे थे वो जीते हमारे। उसके बाद वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा बंदा, जो मतलब ये है कि कहने का, अब उससे पहले की कंट्रोवर्सी छोड़ दीजिए, ये नए पाकिस्तान से अगर आप शुरू करें 71 के बाद वाला, जो असल में बाकी बचा कुचा पाकिस्तान था, नया नाम दे दिया उसको नया पाकिस्तान। तो भुट्टो जैसा बंदा जो वो 90,000 कैदी इनके छुड़ा के लाया था हमारे, यानी एक फ़ातेह मुल्क से, इंदिरा गांधी से, शिमला मुआहदे के बाद, वो शख्स भी एक हारी हुई इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जो हमूदुर्रहमान जो एक कमीशन बना, यानी वो एक इन्वेस्टिगेटिव कमीशन के, ये हुआ क्या था, मुल्क टूट कैसे गया, कौम कैसे टूटी, यानी कौन लोग उसके ज़िम्मेदार हैं, किन्होंने गलत फैसले किए, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसकी पूरी एक प्रोसीडिंग हुई, यानी पूरा एक वो प्रोसेस हुआ, उसकी एक रिपोर्ट बनी, मुरतब हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इजाज़त नहीं दी गई, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस रिपोर्ट को छाप दे, क्योंकि उस रिपोर्ट के छपने के बाद ज़ाहिर है कि वो इंडिविजुअल थे जिनके जराइम सामने आने थे, लेकिन इदारे ने उसको गलत तौर पर ओन कर लिया और ये कहा कि नहीं, हम गलत भी करेंगे तो हमारी गलती भी सामने नहीं आएगी। हमारा आदमी मुल्क तोड़ दे, आइन तोड़ दे, डाका मार दे, जो कुछ मर्जी करे, हमने अपने बंदे पर कानून नहीं लागू होने देना, हमारे बंदे पर आइन नहीं आएगा, हमारे बंदे को सज़ा नहीं हो सकती, हमने ये नहीं मानना। अच्छा, अब वो हट धर्मी जीत गई, नाम हमेशा हुबुल वतनी का होता है, लेकिन हट धर्मी, ज़िद और रूल ऑफ लॉ नहीं माना गया, आइन नहीं माना गया, और फाइनली यानी जुलाई आया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उठा के फेंक दिया गया, बाद में फांसी चढ़ा दिया गया। तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ वो ज़ाहिर है। अच्छा, उसके बाद ये जो आया 12 अक्टूबर, इसकी भी बहुत बोल चुका हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, इस पर दोबारा दूसरी वीडियोस देख लीजिए। भाई इतना कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि वाजपेयी चल के हमारे पास आया था, सदियों के बाद ऐसा को मौका आता है, हमारे पास सिर्फ 50 साल के बाद आ गया था, और वो वाजपेयी ने हमारे हम छोटा मुल्क है और वो बड़ा मुल्क है, वो चल के आया हमारे पास मीनार पाकिस्तान में, यानी वो सारा ईगो सेटिस्फाई है। मतलब ये कि इंडिया में भी 100 करोड़ लोगों को पता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर, एनीवे अच्छा नहीं लगा हमें, उठा के फेंक दिया उसी नवाज शरीफ को। अच्छा, अब झूठ जो है वो बंदूक पकड़ के खड़ा हुआ, झूठ ने क्या कहा, उसने कारगिल पे झूठ बोला, उसने यानी हुकूमत यानी पलटने के बाद उसने यानी झूठ बोला, करप्शन के, तैयारा साजिश केस और हाई जैकिंग के केस, और इंडिया को शुगर मिले, और ये झूठ, चूँकि झूठ के पास बंदूक थी, झूठ जीतता चला गया, सच्चाई हारती चली गई। उसके बाद फाइनली जब वक्त बदला तो वही नवाज शरीफ जब वापस गया, आपने इस्तकबाल देख लिया, वही बीबी वापस आई, आपने इस्तकबाल देख लिया। और वो जो मुशर्रफ साहब ये कहा करते थे, और उस वक्त की सारी वो जो नेशनलिस्ट वो जो माशाल्लाह थे, आज वो कहाँ हैं। ओके, उसके बाद वक्त गुजरा,
फिर वही सब कुछ रिपीट किया गया, फिर उसी तरह से यानी मुंतखब वज़ीर आज़म को पहले यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसमें नवाज शरीफ बिल्कुल साथ के मुजरिम है। उसके बाद फिर राजा परवेज़ अशरफ बेचारा वो आया, क्या करता क्या नहीं करता। आसिफ ज़रदारी का मजाक जो है वो तो ज़ाहिर है कि हर रोज़ ही उड़ता था। फिर नवाज शरीफ आया, फिर वही काम हुआ, फिर झूठ जीता, फिर निकाला गया, और उसके बाद नतीजा ये है कि वो फिर बंदूक पकड़ के आ गए। और आज जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है वो हमारे सामने। अच्छा, पिछले 20 साल में यानी 12 अक्टूबर 1999 और ये आज, इसमें एक नुक्ते पर ज़रा गौर कीजिएगा कि सितंबर 2001 में एक तो वो 9/11 का अमेरिका का वाक़या हुआ ना, दूसरा भी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। वो ये था कि चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर में आ गया था, मतलब उसको इजाज़त मिल गई थी। अच्छा, अब चीन की तरक्की जो पहले थी वो थी, लेकिन चीन की तरक्की जो 2001 से लेके ये अब यानी इन 20 सालों में हुई है, आप उसकी जो गूंज है वो अमेरिका वाइट हाउस से भी सुन रहे हैं, कैपिटल हिल से भी सुन रहे हैं, यूरोप में भी सुन रहे हैं। ये है तरक्की जो पिछले 20 साल। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान को चीन से हरगिज़ नहीं मिला रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, वो तो जिन है ज़ाहिर है, बहुत बड़ी इकॉनमी, बहुत बड़े लोग, मतलब तादाद के एतबार से, लेकिन हम अपनी छोटी सी इकॉनमी और अपनी उनके मुकाबले में जो छोटी सी आबादी है 20-22 करोड़ की, पिछले 20 सालों में अगर हम इंडिया के साथ हमारे मामला सेटल हो गए होते, हमने कारगिल ना किया होता, उस वक्त एक यानी अपने ही खिलाफ साजिश ना की होती चंद लोगों को बेनिफिट करने के लिए, अगर ये ना होता तो कौम का कितना भला होता। पिछले 20 सालों में हमारी यानी आप अंदाज़ा तो लगाएं कि हम ये टूरिज़्म खुला होता, हमारे लोग इंडिया जाके काम कर रहे होते, वो वहाँ यहाँ पे आके टूरिज़्म कर रहे होते, दुनिया में इतने अछूत इतने घटिया मकाम हमारा आज ना होता, बल्कि एक प्रोग्रेसिव एक आगे बढ़ने वाली यानी वाकई तरक्की। और फिर यानी एक जमहूरी हुकूमत अगर रहती, परवेज़ मुशर्रफ ना आता, तो अफ़गान यानी जंग में जिस तरह हम घुस के 70,000 लोग मर गए, ये इतनी भयानक यानी तबाही हमारे पर ना आती। लेकिन मुल्क टूटा, कोई परवाह नहीं। जनरल ज़िया-उल हक आया, बर्बाद कर गया, आग लगा गया, कोई परवाह नहीं। अयूब खान जिसने फातिमा जिन्ना को मतलब गद्दार कहा, उसकी औलाद क्या, उसके पोता भी आज यानी आज तक वो फेडरल मिनिस्टर है। और जोकर है, सर्कस का उड़ता रहता है, कभी पैराशूट बांधता है, कभी यानी ये, लेकिन बहरहाल ये इसलिए ठीक है क्योंकि उनके पास बंदूक है। तो उसके बाद हमने देखा ये कि वो यानी जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, यही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात बताई थी, रूल ऑफ लॉ। आप मज़हब को नहीं मानते, ना माने, तारीख़ उठा के देख लें, फ़िलासफ़र्स को देख लें, वो क्या कह रहे हैं। आप माजी को भी नहीं मानते, बिल्कुल कहते नहीं जी मैं तो हाल वाला आदमी हूँ, साइंस का आदमी हूँ, तो चले फिर हाल का आदमी, साइंस का आदमी। आप आज देख लीजिए कि आज की दुनिया में जहाँ बंदूक नाजायज़ कब्ज़ा करके हुकूमत कर रही है, उन मुल्कों का क्या हाल है, वहाँ पे अवाम का क्या हाल है। नॉर्थ कोरिया में क्या खुशहाली है, ईरान में क्या हाल है। अरब वर्ल्ड के पास पैसा ज़रूर है, लेकिन इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी पूरे सऊदी अरब या मिडल ईस्ट में नहीं है जो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हो। यानी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी बनाई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन चूँकि निज़ाम आमरीत का है तो वो यानी वहाँ मेरिट नहीं है। चूँकि मेरिट नहीं है, लिहाजा कोई आपको वहाँ पे कोई यानी कामयाबी या मौजूदा तहजीब में माँ सिवाय इसके उन्होंने बस बिल्डिंगें बना ली हैं और ट्रेड में आ गए हैं, यानी क्रिएशन में या इन्वेंशन में वो कहीं नहीं है। अच्छा, तो लेकिन बहरहाल, अच्छा अब ये कैसे दूर होगा, क्या ये अपीलों से दूर हो जाएगा? भाई मुल्क टूट गया, दूर नहीं हुआ। अब मेरी बात, ये जो एक कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर थी, वो मैं आपको थोड़ा सा एक याद दिलाऊं। उन्होंने कहा था कि आप जब ये पाकिस्तान बन गया है, यहाँ पे कोई हिंदू अपने मंदिर में जाए, कोई मुसलमान मस्जिद में जाए, कोई क्रिश्चियन अपने चर्च में जाए, रियासत का कोई लेना देना नहीं होगा। और वक्त गुजरेगा और एक वक्त आएगा कि हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा और आप सब पाकिस्तानी हो जाएंगे। उनका खुदा न खास्ता मतलब ये नहीं था कि वो अपना मज़हब छोड़ देंगे, उनका मतलब ये था कि वो अपने अपने मज़हब पे रहते हुए एक नई शनाख्त की जो लड़ी है नेशन स्टेट की, यानी एक नेशनहुड की, एक पाकिस्तानियत की, उस लड़ी में ये सारे हमारा एक रिश्ता बन जाएगा। हमारे मुश्तरका मफादात होंगे, हमारे मुश्तरका ख़तरे होंगे, तो हमारा एक ये रिश्ता होगा। तो फिर वो रियासत का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है आपके मज़हब से। अच्छा, अब वहाँ से उठाया कायदे आज़म की इस बात को और हमने उसका इस्तेमाल क्या किया। एक कसूरी साहब होते थे, वो सफ़ेद बालों वाले, उनका मुँह भी बहुत से लोगों ने स्प्रे काला किया, लेकिन कम किया। परवेज़ मुशर्रफ के वकील थे और वो बड़े फ़ख्र से ऐसे बैठ के कहा करते थे, देखें जी पाकिस्तानी फ़ौज हमारा इदारा है और यहाँ पे कोई शिया नहीं है, सुन्नी नहीं है, कोई पठान नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, फ़ौज हमारी है, ज़ाहिर है हमें उस पर फ़ख्र है। मगर इसका मतलब ये नहीं था, ये जो कायदे आज़म की बात उठा के कसूरी साहब ने फ़ौज पे फिट की, या कोई पुलिस पे चाहे तो पुलिस पे फिट कर दे, ये वहाँ ये मतलब उनका ये नहीं था कायदे आज़म का, ये कसूरी साहब के आर्गूमेंट का कि ठीक है आप मतलब एक डिसिप्लिन फोर्स में चले गए हैं या आप मतलब फ़िरकों से मज़हब से बालातर हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आइन से भी बालातर हो गए हैं। यानी आप डाके मारें तो भी आपको कुछ नहीं है, आप आइन तोड़ दें तब भी आप मतलब है कि वैसे ही
रिस्पेक्टेड रहेंगे, आप ज़मीनों के नाजायज़ कब्ज़ों के कारोबार में आ जाएं, आप हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएं नाजायज़ कब्ज़ों के, यानी कि आप उसमें काम करें और तब भी आपको हाथ नहीं लगाया जाएगा। देखिए असूल जो है वो ताकतवर के लिए और है, कमज़ोर के लिए और है। ये तो हज़ारों साल की पुरानी बात है कि ये तरक्की आपको नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ये बेवकूफ़ हैं, ये अक्लमंद हैं, ये जानते हैं। मसला इनका ये है कि इनको इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग टर्म। इनका सोचना ये है कि ये ज़िंदगी एक बार मिली है, मौका मिल गया है, फिर मिलना नहीं है, जितना कमा सकते हो कमा लो, जो जितनी देर इसको चला सकते हो चला लो, बाकी मुल्क जाने आने वाला जाने। ये है वो मेंटालिटी जिसके साथ आमरीत वाले मुल्क चलते हैं। हम भी उसी तरीके पे चलते हुए ये अजीम का शाम यानी हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं। और वील आगे इस बात पे ख़त्म करते हैं कि ना तो कोई 16 दिसंबर हमें सबक सिखा सका, नहीं सिखा सका, ना कोई 5 जुलाई हमें सबक सिखा सका, ना ही 12 अक्टूबर सबक सिखा सका। और वही गलतियाँ दोबारा, वही झूठे इल्ज़ामात दोबारा, वही बंदूक की हुक्मरानी, झूठ को बंदूक के ज़रिए सच कहो, सच कहो, सच। अच्छा बात यह है जी कि दुश्मन ने तो हमें, इंडिया ने क्या मारना, ये तो मार देंगे भाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भारत ने आके फांसी नहीं दी, पीपल्स पार्टी के जो लोग मरे। अच्छा उसके बाद ये यानी आइन भारत ने आके नहीं तोड़ा हमारा। ये हमारी जो जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी, अपर हाईएस्ट जो फोरम ऑफ जुडिशरी है, इसके जजों को भारत ने करप्ट नहीं किया। भारत ने आके नहीं कहा कि आइन को उठा के फेंको, कानून को भी उठा के फेंको, अपना मजाक उड़वाओ। ये भारत ने नहीं किया, दुश्मन ने नहीं किया, ये हमने खुद किया है अपने साथ। हाँ अलबत्ता भारत का नाम लेके डराने वाले लोग और ये कहने वाले लोग कि हमें ताकत दो, हमारे पास हम बंदूक होनी चाहिए वरना भारत तुम्हें मार देगा। भारत ने तो नहीं मारा, जो हमारी फोर्स थी उन्होंने अलबत्ता छोड़ा नहीं, हमें कहीं से भी नहीं छोड़ा और ना वो आज तक छोड़ने को तैयार है। उनकी तमाम की तमाम बातें गलत हो चुकी हैं, उनके तमाम के तमाम डिसीजंस गलत हो चुके हैं। और वो मतलब ये छोटी मोटी डिसीजंस गलत नहीं हुए हैं, ह्यूमंगस। मुल्क तोड़ देना हाइट होती है, हाइट, यानी इसके आगे हाइट कुछ नहीं। मतलब है कि सजाए मौत आइन तोड़ने पर होनी चाहिए। अगर आइन तोड़ने की सजा अगर मौत है तो मुल्क तोड़ने की सजा क्या होगी? एक आदमी को फांसी तो क्या मतलब है, को बराए नाम भी कोई सजा जो है वो किसी काबिल जिक्र आदमी को नहीं, वही बकरे को बना लिए 2-4 तो अगला बात है। याह्या खान को उसी तरह से दफनाया गया, जनरल ज़ियाउल हक, यानी किसी की मजाल नहीं है। यानी वो अब मामला ये है कि परवेज़ मुशर्रफ का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये फैसला हो चुका है कि ये मुक़द्दस एक, ये जो लोग हैं, ये डिसिप्लिन फोर्सेस के कुछ लोग हैं जो मुक़द्दस है, दे आर ओवर एंड अबव द लॉ। और ये इनको हक हासिल है कि ये जो मर्जी करें, इनको कोई नहीं पूछ सकता। इनके दायरे अख्तियार पे हर सवाल उठाने वाला गद्दार होगा। वो बड़े से बड़ा सिविलियन बन जाए, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन जाए, फांसी चढ़ेगा, वो नवाज़ शरीफ बन जाए, जलावतन होना पड़ेगा, जेल जाएगा, वो बेनज़ीर भुट्टो हो, उसे कत्ल होना पड़ेगा, वो कदीर ख़ान हो, उसके जनाजे पे शिरकत करने के लिए कोई तैयार नहीं था। आमरीतों में डीप स्टेट जैसी टर्मिनोलॉजीज़ रखने वाले रियासतों में यही हुआ करता है और यही होता रहेगा। कोई तारीख़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ना 12 अक्टूबर, ना 5 जुलाई, ना 16 दिसंबर। हाँ कैसे बदलना है तो वो बदलना फिर सरकार ये है कि वो तो फिर आपने बदलना है, तशद्दुद से नहीं, इख्तलाफ से। और मतलब है ये मैं नहीं कह रहा कि इख्तलाफ या एहतजाज जो है बड़ी तहज़ीब के दायरे में होगा कि आप फूल लेके खड़े हो जाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, अपने अपने तरीके से सोचें कि पुरअमन तरीके से आप कैसे एहतजाज कर सकते हैं। और एहतजाज ये है कि हमने आइन की हुक्मरानी, कायदे आज़म ने जो इस मुल्क के बारे में जो उनके ख़यालात थे, हमें उनसे रुजू करना है। हमें यानी अयूब ख़ान के जानशीन नहीं चाहिए, हमें कायदे आज़म के जानशीन चाहिए। ये मुल्क अयूब ख़ान ने नहीं बनाया था, ये मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज, उस वक्त की फ़ौज ने नहीं जीत के नहीं दिया था, ये मुल्क कब्ज़े से हासिल नहीं हुआ हुआ, ये मुल्क जमहूरी जद्दोजहद से वोट के ज़रिए एक सिविलियन वकील ने बनाया था। और वो हमारे लिए कुछ नसीहतें छोड़ गए हैं। हम उनकी बहन की बेइज्जती करें, हम उनकी अक़वाल की बेइज्जती करें, हम उनकी तस्वीर को वैसे तो लगा लेते हैं दीवार पे, लेकिन एक फ़िरौन की जो एक हनूत शुदा लाश है ना, हज़ारों साल से पड़ी है, कायदे आज़म की तस्वीर एक हनूत शुदा एक कफन, एक लाश की हैसियत रहेगी जब तक हम उनकी तालीमात, उनकी बातें, उन पर अमल नहीं करते। तो और ज़ाहिर है कि दूर दूर तक ऐसा अभी कोई इरादा नहीं है। हम बात ही कर सकते हैं, सो कर रहे हैं,
आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि तशद्दुद और गालम गलोच से परहेज़ करते हुए अपनी तारीख़ को जानने की कोशिश करें और ये भी जान लें कि आपको बचाने ना तो कोई बाहर से आ रहा है, और अच्छी खबर यह है कि मारने इंडिया भी नहीं आ रहा, लेकिन बचाने बाहर से कोई आ भी नहीं रहा। तो आपके अपने इख्तलाफात हैं, अंदरूनी हैं, इसको जितनी जल्दी आप ठीक कर लेंगे, तरक्की आपकी जो है वो वहाँ से फिर हम ख्वाब तो कम से कम देख पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।